मंगलाचरण। यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को नमन करता हुआ वेद संस्थान के इस ऑनलाइन सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को, विद्वान और विदुषों को मैं नमन निवेदित करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय अतुल सहगल जी वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आधुनिकता और वेद इस संदर्भ में वे अपने कुछ विचार रखने वाले हैं। अतुल सहगल जी एक प्रौढ़ अनुभव रखने वाले आर्य विद्वान हैं। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, फिर भी वेदों में आपकी बड़ी रुचि है और विविध सामाजिक संगठनों के आप पृष्ठपोषक हैं। और आप जो बसंत विहार है या बसंत कुंज है, संभवतः वो स्पष्ट करेंगे, उसमें आप मंत्री भी हैं और अध्यक्ष पद पर भी प्रतिष्ठित रहे हैं। आपकी बहुत सी पुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध होती हैं और फिर भी आप हिंदी में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बड़े उद्बोधन प्रस्तुत करते हैं। हम सभी आपसे पहले बहुत परिचित हैं और आज का विषय निश्चित रूप से उपादेय सिद्ध होगा। तो इस विश्वास के साथ मैं आपसे पुनश्च निवेदन करता हूं, आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और हम सबको लाभान्वित करें। आज के प्रवक्ता आदरणीय अतुल सहगल जी। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने मेरा परिचय देते समय कुछ परिचय इस प्रकार से दिया कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, फिर भी वेदों में बहुत रुचि रखता हूँ। मैं कुछ इस बात के आगे ये कहूंगा कि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए वेदों में रुचि रखता हूँ क्योंकि सब विज्ञान और ज्ञान के मूल स्रोत वेद ही है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, स्नातक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए पढ़ता था, तब वेद के बारे में सिर्फ जानता था, वेद के बारे में सुना था, इससे अधिक कुछ नहीं। वेद खोल के मैंने कभी देखे नहीं थे। लेकिन इतनी आयु के बाद अब जब मैं वेदों को खोलता हूँ, वेदों के भाष्य को पढ़ता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जितना भी ज्ञान है, सत्य ज्ञान, अर्ध सत्य ज्ञान, मिश्रित ज्ञान और जो पाश्चात्य जगत में विकसित हुआ है ज्ञान, विज्ञान, वो सब निकला तो वहीं से है, वेदों से ही निकला है। तो वेद सर्वोपरि है। वेद तो बड़ा छत्र है, बड़ी अम्ब्रेला है, जहां से सब ज्ञान निकला है, सब ज्ञान टपका है। तो वेद के संदर्भ में ही आज का उद्बोधन प्रस्तुत है, आधुनिकता और वेद। अरे बंधु, आधुनिकता बड़ा प्रचलित शब्द है और आजकल इस शब्द की बहुत, इसको लेके बहुत चर्चा होती है, बहुत बातें होती हैं। अंग्रेजी में मॉडर्निटी कहते हैं। और आधुनिकता को बहुत श्रेष्ठ और बहुत उत्तम माना गया। कोई व्यक्ति आधुनिक होता है या अपने आप को आधुनिक कहता है तो वो गर्व से पूरा रहता है, अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है और इसी प्रकार वो अपनी इमेज
दूसरों के सामने रखता है। वास्तव में आधुनिकता को हम लें, सही परिप्रेक्ष्य में लें, इसके सही अर्थ को पकड़ें और फिर अपने जीवन के स्तर को देखते हुए, अपने वर्तमान जीवन की गुणवत्ता को देखते हुए हम ये जानने का प्रयास करें कि आधुनिकता क्या है, जिसको हम आधुनिकता कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है या बुरा प्रभाव पड़ा है या मिश्रित प्रभाव पड़ा है। और ये आधुनिकता, ये तथाकथित आधुनिकता हमें किस दिशा में लेके जा रही है, किस दिशा में खींचे जा रही है। और फिर क्योंकि वेद की बात मैंने सबसे पहले कही, वेद हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारे विज्ञान और हमारे समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। इसलिए आधुनिकता को वेद के साथ जोड़ना, उसके संबंध को जांचना आवश्यक है। और आज का उद्बोधन इसी बात को लेके है मूलतः। प्रिय आर्य बंधुओं, मैंने आधुनिकता की सबसे प्रथम परिभाषा जाननी चाहिए और इस परिभाषा के लिए मैंने 4 बिंदु उतारे हैं। मैं सर्वप्रथम वो 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं परिभाषा के रूप में। आधुनिकता वास्तव में कहते किसको है? सर्वप्रथम पारंपरिक मान्यताओं और परंपराओं को त्याग कर नए युग की परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना। ये तो एक पहली परिभाषा हुई। एक दूसरी परिभाषा प्रस्तुत करता हूं। आधुनिकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए हैं जो प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। ये दूसरी परिभाषा हुई। एक तीसरी परिभाषा भी आपके सामने रखता हूं। आधुनिकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, ये भी परिभाषा ठीक लगती है। अब एक चौथी भी रख देता हूं आपके सामने। आधुनिकता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया कि जिससे ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सके। हम एक ऑब्जेक्टिव व्यू से देखें तो यह परिभाषा भी ठीक लगती है। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आधुनिकता का पर्यायवाची शब्द है समकालीनता अथवा वर्तमानता। अरे बंधुओं, मैं इस विषय को लेके आधुनिकता की विशेषताएं प्रस्तुत करता हूं। इसकी मोटी मोटी विशेषताएं क्या हैं? सर्वप्रथम व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिपरकता। अब ये व्यक्तिपरकता किसको कहते हैं? व्यक्तिगत इस संदर्भ में ये शब्द आया जिसको हम अंग्रेजी भाषा में प्राय कह देते हैं इंडिविजुअलिज्म। और व्यक्तिपरकता एक भिन्न शब्द है, उसका अर्थ होता है सब्जेक्टिविटी। अब अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्टिविटी शब्द का प्रयोग करते हैं कि यदि हम युक्तिपूर्ण ढंग से किसी विषय पर दृष्टि नहीं डालें और अपने संस्कार, अपने अनुभव के आधार से उस वस्तु विशेष का मूल्यांकन करने लग जाए तो वो सब्जेक्टिविटी कहलाती। तो ये दो विशेषताएं मैंने रखी आपके सामने।
अब मैं अगली कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करता हूं आधुनिकता की। वैज्ञानिक व्याख्या और युक्तिकरण। हम आजकल वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधुनिकता के साथ जोड़ देते हैं, आधुनिकता के साथ, कि यदि ये चार हैं तो आधुनिकता भी है। और युक्तिकरण भी इनसे संबंधित ही शब्द है कि जहां साइंस है वहां लॉजिक और ऑब्जेक्टिविटी है, जहां विज्ञान है वहां युक्ति भी है और तर्क भी है। हम ऐसा प्राय समझते हैं और ये बात सही भी है। ये सही तब है यदि हमारा विज्ञान शुद्ध और संपूर्ण हो। चलो ये एक भिन्न विषय हो जाता है, लेकिन मोटी बात यह है कि आधुनिकता की विशेषता के तौर पे वैज्ञानिक व्याख्या, वैज्ञानिक सोच और युक्तिकरण, ये बिंदु आधुनिकता के साथ संबंधित पाए जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूं इन्हीं विशेषताओं को लेते हुए। धार्मिक विश्व दृष्टि पर जोर में गिरावट। जो धार्मिक विश्व दृष्टि है मनुष्यों की, धार्मिक प्रवृत्ति भी कह लीजिए, उसके जोर में कमी आना, गिरावट आना, ये आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ। आधुनिकता जितनी बढ़ रही है इसका अर्थ यही है कि धार्मिक सोच, धार्मिक प्रवृत्ति और विश्व दृष्टि उतनी घट रही है, इसकी गिरावट। चौथा बिंदु, नौकरशाही के उद्भव। उद्भव का अर्थ होता है जन्म, उत्पत्ति। अर्थात आधुनिकता के साथ साथ नौकरशाही बढ़ रही, और ये बात सर्वविदित है। हम देखते हैं कि जितनी जितनी आधुनिकता बढ़ी है, आप पिछले 100-200 वर्षों पर दृष्टि डालें तो पूंजीवाद और बड़े बड़े उत्पादन उपक्रम और साथ ही साथ बड़ी विशाल संख्या में नौकर, काम करने वाले कर्मचारी, तो नौकरशाही की वृद्धि, जन्म और फिर वृद्धि। विशेषताओं का अगला बिंदु मैं लेता हूं, तेजी से शहरीकरण। हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो रैपिड अर्बनाइजेशन। तो आधुनिकता के साथ ये जुड़ी हुई विशेषता है, बिल्कुल हमारे सामने दृष्टिमान है, इसमें कोई संशय नहीं। हम अंग्रेजी भाषा में कहें रैपिड अर्बनाइजेशन। आगे एक और विशेषता रखता हूं, राष्ट्र राज्यों के उदय। नए नए राष्ट्र राज्य उदय हो रहे हैं, ये भी आधुनिकता के साथ ही हो रहा है। अंग्रेजी भाषा में यदि मैं कहना चाहूं तो मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्कॉमिटेंट ऑफ मॉडर्निटी और मॉडर्नाइजेशन। और अंत में एक विशेषता मैं रखता हूं, त्वरित वित्तीय विनिमय। इसका अर्थ हुआ शीघ्र वित्तीय विनिमय, लेन देन, एक्सचेंज या लेन देन। हम प्राय देखते हैं कि जब से ये आधुनिकता बढ़नी शुरू हुई है, पूंजीवाद बढ़ा है, उत्पादन का स्तर बढ़ा है, बड़े बड़े उपक्रम बने हैं, तो पैसे का लेन देन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वित्तीय विनिमय, ये इसकी गति शीघ्र हो गई है। आप देखिए पहले किस तरह से विनिमय होता था, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, उनका विनिमय हुआ करता था, उनका आदान प्रदान होता था। और आजकल
आप पेमेंट मैकेनिज्म को देखें, इस विनिमय की प्रक्रिया को देखें, तो क्षण भर में आप धन दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। तो आप देखिए मॉडर्निटी के साथ साथ ये कितनी तीव्र गति से ये त्वरित वित्तीय विनिमय हमारे सामने आया है। ये आप समझ लीजिए कि आधुनिकता की पराकाष्ठा ही है कि आज डिजिटल पेमेंट्स एक सेकंड में हो रही हैं। तो ये विशेषता भी मैंने आपके सामने रखी। मैं आगे बढ़ता हूं अपने विषय को लेते हुए और इसके बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और तथ्य प्रस्तुत करता हूं इसी आधुनिकता को लेकर। आधुनिकता के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? हमारे बंधुओं, पहला लक्षण, नवीन विचारधारा पुरानी से श्रेष्ठ, ऐसी मान्यता बनती है, पनपती है और बढ़ने लग जाती है। दूसरा लक्षण, नवीन व्यवहार और परिपाटी प्राचीन से उत्तम, अर्थात जो भी चीज नई है, जो परिपाटी, जो व्यवहार नया है, वो पुरानी से तो बेहतर है, श्रेष्ठ है। पुरानी बातें सारी बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है। जो व्यवहार अब नजर आ रहा है सामने, जो परिपाटी, जो परंपरा अब बन के आई है सामने, जो हमने नई बनाई है, वही सही है। हम आगे बढ़ गए हैं, हम उन्नति के पथ पर अग्रसर, उन्नति कर चुके हैं। एक तीसरा लक्षण रखता हूं, भौतिकवाद का बोलबाला। ये बात ही बिल्कुल सही है। आप देखिए भौतिकवाद का बोलबाला इतना अधिक हो गया है कि उपभोक्तावाद का जोर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ धर्म निरपेक्षता नाम की एक धारणा या वस्तु वो हमारे सामने आ गई है और प्रबल हो गई है। इसका कुछ भी अर्थ लोग लगाएं, लेकिन जो अर्थ प्राय समझा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म कहते हैं, वो प्रबल हो गया है। अरे बंधुओं, आधुनिकता के लक्षण और भी बहुत से हैं। ये आधुनिकता का सही और संपूर्ण स्वरूप प्रकट कर देंगे। आधुनिकता में बहुमत को सत्य की मान्यता मिली हुई है। आज हमारे समाज की, हमारे देश के समाज की, या उससे विस्तृत बड़े वैश्विक समाज की ये परिस्थिति है, लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी अवधारणा है कि मेजॉरिटी इज राइट। जो बहुमत की मान्यता है वो सही है, ऐसा लोग सोचते हैं। यदि 100 में से 60 लोग एक मान्यता रखते हैं और 40 लोग उससे भिन्न मान्यता रखते हैं, तो 60 लोगों की मान्यता सही मानी जाए, चाहे वो मान्यता हमारे प्राचीन मान्यता से मिलती हो, उसके अनुरूप हो या नहीं हो, चाहे वो मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारी परंपरा से मेल खाती हो अथवा ना खाती हो, लेकिन मेजॉरिटी इज राइट, बहुमत उस सत्य की मान्यता मिल जाती है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है आधुनिकता का। अरे बंधुओं, आधुनिकता में अध्यात्मवाद की क्षीणता है। ये बात भी सर्वविदित है। अध्यात्मवाद कम होता है, क्षीण होता है ज्यों ज्यों ये आधुनिकता बढ़ती है, और ये बात सबके सामने है। फिर उसके बाद इसी का परिणाम, इसी के साथ नास्तिकता में वृद्धि। आजकल जो विश्व में हो रहा है, जो वैश्विक समाज की स्थिति है, जिस प्रकार की विचारधाराएं पनप रही हैं और बढ़ रही हैं, विशेषतः युवा वर्ग में, वो इसी दिशा में संकेत करती हैं कि नास्तिकता में वृद्धि हो रही है।
ज्यों ज्यों आधुनिकता बढ़ रही है, नास्तिकता भी बढ़ रही है। इसके बाद विकास की परिभाषा में विकृति। अरे बंधुओं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इन लक्षणों को लेके आधुनिकता के, कि विकास की परिभाषा। विकास किसको कहते हैं? आजकल विकास उसको कहते हैं, आपने यातायात के उत्कृष्ट साधन बना लिए, कारों के नए नए मॉडल बना लिए, ऑटोमेटिक कार बना ली, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट बना लिया, संचार का माध्यम। आपने ऐसे उपकरण बना लिए कि 10 व्यक्तियों का काम एक छोटा सा उपकरण कर ले। आपने रोबोट बना दिए जो मनुष्यों का कार्य करने में सक्षम है और शीघ्रता और कुशलता से करते हैं। आपने जीडीपी रेट बढ़ा दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ आप इसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें वर्तमान की विकास की परिभाषा में, इसी को विकास कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 6%, 7%, 8% की दर से बढ़ता रहे तो विकास हो रहा है। लेकिन वस्तुतः विकास तो ये नहीं है। विकास की सही और हमारी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा के साथ सम्मत और उसके साथ संगत परिभाषा कुछ और है। और वो परिभाषा यही है कि विकास हमारा तब होता है यदि हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं। यदि हमारे अंदर धर्म की प्रवृत्ति थोड़ी और बढ़ती है, यदि हमारे कृत्य ऐसे होते हैं कि हमें अपने परम लक्ष्य मोक्ष की तरफ कुछ और सरकाएं, कुछ और आगे बढ़ाएं, तो तब विकास कहता है। तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा वास्तव में विकास हो रहा है। धन का बढ़ना, केवल धन का बढ़ना, भौतिक सुख समृद्धि का बढ़ना विकास नहीं। मैं आधुनिकता का अगला लक्षण लेता हूं, वामपंथ की प्रबलता। आप वामपंथ के बारे में सब जानते हैं। जो सीधा रास्ता है, जो सही रास्ता है, जो सुख, शांति, समृद्धि देने वाला रास्ता है, जो धर्म का रास्ता है, जो सनातन विचारधारा के अनुरूप अनुकूल रास्ता है, उसका उल्टा रास्ता, यही वामपंथ है। इसी को वामपंथ कहते हैं। वाम का अर्थ होता है उल्टा। तो ये वामपंथ भी प्रबल हो रहा है। आधुनिकता बढ़ रही है तो वामपंथ भी प्रबल हो रहा है। और आजकल इसका एक नया रूप, ए न्यू वेरिएंट अमेरिका में देखने में आ रहा है, जिसको कहते हैं वोकिज्म। ये वोकिज्म क्या है? ये एक नवीन विचारधारा है जो अपने आप को अति आधुनिक कहती है, अल्ट्रा मॉडर्न। ये नास्तिक हैं, घोर नास्तिक, और हर तरह की उल्टी सोच और उल्टी विचारधारा लेके सामने आ रहे हैं, और इनकी संख्या लगातार वृद्धि पर है। आइए 2-3 और बिंदु हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं इसी आधुनिकता के लक्षणों के तौर पे। जो जो आधुनिकता बढ़ रही है, प्रकृति का दोहन ये भी बढ़ रहा है। तो प्रकृति का दोहन भी इसका लक्षण है। हम देखते हैं इतना प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन और उपयोग हो रहा है, इतना अधिक हो रहा है, जिससे कि सारा का सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पांचों तत्व प्रदूषित और विकृत हो गए हैं। ऋतु का विकार आ गया, ऋतुओं में विकार आ गया है, जिसको क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया। तो ये प्रकृति का दोहन हो रहा है।
ये स्पष्ट है। अरे बंधुओं, मनुष्य प्रधान और ईश्वर की गौणता ये हो गई। मनुष्य प्रधान है, मनुष्य दिन प्रतिदिन नए नए विचार प्रकट कर रहा है, नई नई खोज कर रहा है, नई नई वस्तुओं को आविष्कृत कर रहा है। मनुष्य प्रधान है, मनुष्य बहुत कुछ सीख रहा है और आगे बहुत कुछ सीखेगा और सिखाएगा। ईश्वर गौण है, ईश्वर पता नहीं है या नहीं है भी तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है, कहां है, उसका क्या अस्तित्व है, पता नहीं। ईश्वर गौण है। आधुनिकता बढ़ रही है तो मनुष्य प्रधान हो रहा है, ईश्वर गौण हो रहा है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि आधुनिकता के साथ प्राचीनता से दूरी बढ़ रही है, फिर भी परिवर्तनशीलता है। प्राचीनता से तो दूरी बढ़ रही है क्योंकि आधुनिकता प्राचीनता का उल्टा है, विलोम है, परंतु साथ ही साथ निरंतर परिवर्तन भी होते चले जा रहे हैं। आप देखिए पिछले 40-50 वर्षों में कितने परिवर्तन हुए। वैज्ञानिक उपकरण तरह तरह के बने, हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारी जीने की प्रणालियां, कार्यविधियां, सब में अनेक परिवर्तन आए हैं और आ रहे हैं निरंतर। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण हुआ आधुनिकता का। अरे बंधुओं, मेरा विषय है आधुनिकता और वेद। तो आधुनिकता के बारे में मैंने जितना आपके सामने रखा, इसकी व्याख्या की, परिभाषा से प्रारंभ करके लक्षणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला, इसके बाद स्वाभाविक ही है कि मैं वेद पर आऊंगा और मैं वेद पर आता हूं। इस मंच का नाम वेद संस्थान है। वेद से ही, वेद विषय से ही मुख्यतः जुड़ा हुआ मंच है। तो वेद के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी वेद के बारे में मैं कुछ मोटे बिंदु आपके सामने रख रहा हूं इस विशेष संदर्भ में, इस उद्बोधन के संदर्भ में। बंधुओं, वेद सनातन है, सर्वकालिक है, वेद सार्वभौमिक है, वेद ईश्वर प्रदत्त है, अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं बनाए, ईश्वर से आए हैं सीधा। वेद त्रिकाल में प्रासंगिक हैं, चूंकि ये सर्वकालिक है, भूतकाल में प्रासंगिक थे, वर्तमान काल में प्रासंगिक हैं और भविष्य काल में भी प्रासंगिक रहेंगे। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। वेद शाश्वत सत्य है, वेद संपूर्ण और शुद्ध विज्ञान है। मैंने ज्ञान नहीं यहां कहा, मैंने विज्ञान कहा। संपूर्ण विज्ञान और शुद्ध विज्ञान। वर्तमान का विज्ञान कैसा भी हो, भले ही पाश्चात्य के वैज्ञानिक या पश्चिम देशों के लोग अपने विज्ञान को संपूर्ण मानते हो, परंतु संपूर्ण और शुद्ध विज्ञान वेद में ही है और ग्रंथों में हो सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु संपूर्ण और शुद्ध विज्ञान का मूल स्रोत वेद ही है। और वेद के बारे में सुख, समृद्धि और सर्वांगीण उन्नति के आधारभूत है। मनुष्य की सुख, समृद्धि और मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट, मल्टीफेसेटेड प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं सर्वांगीण उन्नति, उसके आधार है वेद। तो इस बात में भी कोई संशय शक नहीं है, ये सर्वविदित है बात। लीजिए, अब मैं आता हूं आधुनिकता के परिणामों पर। आधुनिकता के बढ़ने से क्या क्या परिणाम हुए हैं, क्या क्या हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रिपरकशंस। यूं यूं आधुनिकता बढ़ी है हमारे वैश्विक समाज में, तो
किस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं, आइए उन पर एक दृष्टि डालते हैं। हमारी जीवन शैली बहुत कृत्रिम हो गई। आप देखते हैं हमारे रहन सहन की कई वस्तुएं हैं जो हम प्रयोग करते हैं, कई तरह के उपकरण प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिमता बहुत आ गई है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरा चित्र देख रहे हैं, मैं भी आपका चित्र देख पा रहा हूं, परंतु इसमें भी तो कृत्रिमता है। हम एक दूसरे के शरीर को, पूर्ण भौतिक शरीर को नहीं देख रहे, हम चित्र देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कृत्रिम साधन ही है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारा भोजन, हमारे पेय पदार्थ तरह तरह के रसायनों से युक्त होते हैं, उसमें भी कृत्रिमता है। हम अपना भोजन गर्म करके खाते हैं तो माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग करते हैं, और उसमें जो भोजन को हम गर्म करते हैं एक तरह का कृत्रिम साधन ही है। उसमें ना तो आग की लपटें होती हैं और ना ही कोई ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। तो जीवन शैली कृत्रिम हो गई है, इस बात में कोई संशय नहीं। अत्यंत गतिशील जीवन हो गया है, हमारे जीवन की रफ्तार बड़ी तेज हो गई है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास अवकाश नहीं है। किसी का फोन आता है तो वो ऐसा बहाना करके टाल देता है कि मुझे किसी का फोन आ रहा है, मुझे किसी सभा में जाना है, मैं किसी कारण से किसी कार्य में व्यस्त हूं, आपसे बात नहीं कर सकता। समय हर एक के पास बहुत है, लेकिन बहाने भी बहुत है। गतिशील जीवन तो हो गया है, लेकिन जीवन अव्यवस्थित भी है। आधुनिकता के परिणाम लीजिए, हमारे आर्थिक स्तर में बहुत असमानता बढ़ गई है। हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जितना जितना विज्ञान उन्नतिशील होता गया है, तरह तरह के सुख सुविधा देने वाले उपकरण इत्यादि बन गए हैं और हमने उनका प्रयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। जितनी जितनी जीडीपी बढ़ी है विश्व के देशों की अथवा पूरे संपूर्ण विश्व की, उतनी ही आर्थिक स्तर में असमानता भी बढ़ी है। आज भी ये वस्तुस्थिति है कि विश्व की 80% संपत्ति विश्व के 15-20% लोगों के पास है। ये एक असामान्य परिस्थिति है, ये अननेचुरल कंडीशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये आधुनिकता के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। और चौथी बात मैं ये रखूंगा आपके सामने कि तीव्र परिवर्तन हो रहा है, अच्छा या बुरा। परिवर्तन दो तरह का होता है, या तो उससे कल्याण होता है अथवा उससे अकल्याण होता है, या उससे कोई लाभ होता है या उससे हानि होती है। तो अच्छा हो या बुरा हो, परिवर्तन हो रहा है और इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, प्रौद्योगिकियां परिवर्तनशील हैं और हमारी जीवन शैली भी उसी तरह से परिवर्तित हो रही है। मैं इसके कुछ थोड़े से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आजकल आप युवा वर्ग को देखें, सामान्यतः युवा वर्ग आप समझ लीजिए कि 15 वर्ष से लेके और 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग या 40 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग, ये इनकी जो सोच विचार है, इनकी धारणाएं हैं, ये वैज्ञानिक हो गई हैं। तो
ये एक अच्छा परिवर्तन है। ये रूढ़िवादी नहीं रहे, ये रूढ़िवादी बातों को रिजेक्ट करते हैं और इनकी सोच युक्तिपूर्ण हो गई है पहले से अधिक। तो ये परिवर्तन हमारे सामने दिखाई देता है और एक अच्छा परिवर्तन ये आधुनिकता के साथ हुआ है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। कई विश्व के ऐसे समाज हैं जहां पे बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं उनकी उनके सामाजिक ढंग में, उनकी जीवन शैली में। उदाहरण के तौर पे मैं वर्तमान के एक देश किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बात करता हूं। बंधुओं, ये वो देश है जहां पर इस्लाम का उदय हुआ और लगभग 20 वर्ष पहले ही ये स्थिति थी कि वहां पर महिलाओं को कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था, महिलाओं के पास कई अधिकार नहीं थे। और आज पिछले 2-3 वर्ष में परिस्थिति इतनी बदल गई है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने लगे और ये राज्य की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। पूरा समाज इससे परिवर्तित हुआ है और तेजी से हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है, ये भी मॉडर्निटी का, आधुनिकता का ही एक परिणाम है। मैं एक तीसरा उदाहरण भी आपके सामने रखता हूं। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस कह लीजिए, परंपराएं कह लीजिए, जो प्राचीन हैं लेकिन सनातन नहीं है। अब ऐसे बहुत से आप परंपराओं के बारे में सोच सकते हैं। वो प्राचीन तो हैं। प्राचीन का क्या अर्थ है? कोई परंपरा यदि 500 वर्ष पुरानी है तो प्राचीन मानी जाएगी, 1000 वर्ष पुरानी है तो प्राचीन मानी जाएगी। ऐसी कई परंपराएं हैं जो कि 500 या 1000 वर्ष पुरानी है और आज समय के साथ वो बदल रही है। परंतु ऐसी परंपराओं को हम सनातन नहीं कह सकते। तो परिवर्तन हो रहे हैं, प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन सनातन तो सनातन है। सनातन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता क्योंकि सनातन अपरिवर्तनीय। तो ऐसे कई आप लघु उदाहरण सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि 500, 600 या 1000 वर्ष पुरानी कई परंपराएं एकदम बदल गई हैं या बदल रही हैं। हमारे रहन सहन को लेके, हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेके, हमारे खान पान को लेके, आप किसी भी क्षेत्र में दृष्टि डालें तो आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। अरे बंधुओं, काल चक्र की ओर दृष्टि डालें। मैंने अभी बात कही सनातन की और प्राचीन की। जब सनातन शब्द सामने आया तो काल चक्र का भी विचार आ गया। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है इस काल चक्र में, वैदिक काल चक्र में, और 71वां चतुर्युग, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है और 7वां मनवंतर चल रहा है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं और जो 7वां मनवंतर है उसके भोग में 28वीं चतुर्युगी चल रही है। मैं वर्तमान काल की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में जो काल है, इस गणना के अनुसार, इस वैदिक काल गणना के अनुसार 196 करोड़ 8,53,123वां वर्ष वर्तमान का चल रहा है। तो ये 196 करोड़ 8,53,123 वर्ष बीत गए हैं मनुष्य की उत्पत्ति को और वेदों की उत्पत्ति को।
तो ये बात मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं, ये तथ्य क्यों रख रहा हूं, ये बताने के लिए कि मनुष्य और वेद इतने पुराने हैं, और जब वेद इतने पुराने हैं तो सनातन धर्म भी इतना पुराना है, सनातन परंपराएं भी इतनी पुरानी है, सनातन विचारधारा भी पुरानी है, अथवा वैदिक विचारधारा भी उतनी पुरानी है, 196 और उतने वर्ष, करोड़ वर्ष। तो इस काल अवधि में कितने युग आए, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आए और कितने गए। तो आप समझ लीजिए कि जो वर्तमान में प्रतीत हो रहा है या दृष्टिमान हो रहा है परंपरा के रूप में, या हमारी जीवन शैली के रूप में, या कार्य पद्धति के रूप में, आधुनिकता के नाम पे, वो क्षणभंगुर जैसा ही है इस काल गणना के सामने। वो चटक के खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और फिर परिवर्तनशील तो है ही। तो कहने का अभिप्राय और कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो प्राचीन बातें हैं, पद्धतियां हैं, विचारधाराएं हैं, ये बहुत कम अवधि की हैं और बड़ी जल्दी या तो नष्ट होने वाली है या परिवर्तन इनमें होने वाला है। केवल और केवल वैदिक विचारधारा और उसके अनुरूप, उसके आधार पर बनी हुई अन्य लघु विचारधाराएं अथवा प्रणालियां अथवा परंपराएं, ये सनातन है, ये कभी मिट नहीं सकती, ये शाश्वत है और ये चलती रहेगी। अरे बंधुओं, हमने बात की आधुनिकता की, हमने बात की वेदों की। अब आधुनिकता और वेद का जोड़ना आवश्यक है। आवश्यक क्यों है, ये जितना मैं जानता हूं आप भी जानते हैं। वेद के बिना गति नहीं, वेद के बिना ज्ञान नहीं, वेद के बिना प्रकाश नहीं, वेद के बिना उन्नति नहीं, वेद के बिना उद्धार नहीं, वेद के बिना मोक्ष नहीं। अरे बंधुओं, 196 करोड़ और इतने वर्ष पहले वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। आप कल्पना कीजिए, यदि ईश्वर मनुष्य बना देता, हम आत्माओं को ये मनुष्य का चोला, मनुष्य का शरीर दे देता, और 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद प्रकाशित ना करता, तो क्या होता। मैं अभी इस वक्तव्य से पहले यही सोच रहा था। तो आर्य बंधुओं, ये होता कि हम लोग पशुओं की तरह ही व्यवहार कर रहे होते। जितना भी ज्ञान, जितनी भी प्रौद्योगिकियां, जितनी भी परंपराएं, जितनी भी सभ्य जीवन की प्रणालियां हमने तैयार की हैं और हम उनके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, वो सब उस ज्ञान पर आधारित है जो वेदों से ही निकला है। परिवर्तित होता रहा है, लेकिन मूल स्रोत वेद ही है। वेद ना होते तो हम असभ्य होते, हम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे होते, पशुओं वाला जीवन जी रहे होते वस्तुतः। इसलिए आधुनिकता की कमियों को देखते हुए, आधुनिकता के जो दुष्परिणाम है उनको देखते हुए, हमें आधुनिकता को वेदों के साथ जोड़ना ही होगा। और किस प्रकार जोड़ सकते हैं, किस प्रकार ये जोड़ बिठा के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, इस बात पे विचार करना होगा। अरे बंधुओं, आधुनिक जीवन में शांति, स्थिरता, संतुलन और सामाजिक सामंजस्य हेतु ये करना आवश्यक है, ये जोड़ना आवश्यक है, आधुनिकता का और वेद का। वातावरण के संरक्षण हेतु आधुनिकता और वेद का जोड़ना आवश्यक है। आज वातावरण कितना दूषित हो चुका है, मैंने अभी अभी इस बात पर संकेत किया। ग्लोबल वार्मिंग, ओशन लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, वाइल्ड फायर्स, और पूरा क्लाइमेट पैटर्न जो बिगड़ गया है,
चेंज ऑफ क्लाइमेट, ये सब परिणाम प्रदूषण के ही हैं। और प्रदूषण इसलिए कि हमारे जो कार्य करने की पद्धतियां थी, हमारी टेक्नोलॉजीज थी, हमारे प्रौद्योगिकियां थी, हमने जिस प्रकार प्रकृति का दोहन किया आधुनिकता के नाम पे, उससे पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषित और विकृत हो गया। हम उसका संरक्षण नहीं कर पाए। तो यदि आज हमें ये बात दिखाई देती है और हम घबरा गए हैं देख के कि इस प्रदूषण के कितने भयंकर दुष्परिणाम और होने वाले हैं, तो हमें वातावरण के संरक्षण के लिए वैदिक विज्ञान की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक विज्ञान संपूर्ण और शुद्ध विज्ञान है। आजकल के विज्ञान में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं। तो इसीलिए आधुनिकता और वेद का जोड़ इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। और फिर सबसे बड़ी बात, सही विकास हेतु, मैंने विकास की परिभाषा आपके सम्मुख रखी, सर्वांगीण विकास मानव का, उस विकास के लिए, उस विकास हेतु आधुनिकता और वेद का जोड़ना आवश्यक है। नहीं तो विकास ऐसा ही रहेगा, लंगड़ाया हुआ विकास, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। धन इकट्ठा हो गया लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया, समृद्ध हो गए लेकिन अशांति हो गई। ये कैसा विकास? जीडीपी बढ़ गया लेकिन वातावरण बिगड़ गया, ये कैसा विकास? ये सही विकास नहीं है। सही विकास हेतु हमें आधुनिकता को वेद के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। वास्तव में आजकल का विकास कम और विनाश अधिक है। विकास नहीं, विनाश ही है। हम एक माइक्रोस्कोपिक विजन से देखें, बारीकी से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो हमें विनाश लीला अधिक नजर आएगी आधुनिकता के अंदर। विकास कम है, विनाश अधिक। तो जो वास्तविक विकास है वो संतुलित होता है, उसमें भौतिक उन्नति भी है, आध्यात्मिक उन्नति भी है, दोनों का विकास है, तभी सर्वांगीण विकास होता है। आर्य बंधुओं, विकास तब होता है जब मानव मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। सही विकास तब होता है जब धर्म के सिद्धांतों का अनुपालन होता है, अनेक प्रकार के पाप कर्म जब कटते और घटते हैं तब होता है। सही विकास तब होता है जब जीवन शैली वेद विज्ञान के अनुसार चलती है, वेद विज्ञान के अनुसार। आइए, इतना कहने के बाद मैं आपको यह बताने का प्रयास करूं कि ये जोड़ हम कैसे जोड़ें, हम किस प्रकार इस जोड़ को जोड़ें, इस आधुनिकता और वेद के जोड़ को। आर्य बंधुओं, मौलिक वैदिक संस्कृत भाषा का पूरा स्थापन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम, भाषा के बगैर कुछ संभव नहीं है। वेद पली संस्कृत भाषा में है, उस भाषा का पुनः स्थापन, पुनरुत्थान करना पड़ेगा। पाश्चात्य विज्ञान जो विश्व में प्रचलित है उसको वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, जहां जहां उसमें कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो हम सफर करते रहेंगे, हम दुख पाते रहेंगे। राजनीतिक व्यवस्थाएं जो मनुस्मृति में वर्णित हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुसार हम उनको बदलें, अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं को बदलें। राजनीति का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आर्य बंधुओं, मनुष्य अल्पज्ञ है और अल्पज्ञ ही रहेगा। सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ही मनुष्य का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये बात को हम मान के चलें। इस अल्पज्ञ शब्द में पूरा दर्शन छुपा हुआ है, मनुष्य की कमियों का, मनुष्य की सीमाओं का। और इसीलिए वेद की आवश्यकता हमेशा रही है, रहती है और रहेगी। वेद की आवश्यकता और ईश्वर की आवश्यकता। इसलिए वेदों की व्यवहारिक मान्यता स्थापित करें,
ये बहुत आवश्यक है। वेद अथवा आर्ष ग्रंथ अथवा ब्राह्मण ग्रंथ उनके अनुसार जीवन शैली और जीवन पद्धति को ढालें। उदाहरण के तौर पे वैदिक राज्य व्यवस्था स्थापित करें, वैदिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा दें, उसको स्थापित करें। आज इस विषय को लेते हुए मैं इतना कह सकता हूं कि चिकित्सा पद्धतियों में केवल 5 या 10% आयुर्वेद का स्थान है, 90% पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति ही चल रही है। तो इसके रहते हुए बीमारियां बढ़ेंगी, रोग बढ़ेंगे, दुख बढ़ेगा, अनेक प्रकार की समस्याएं वृद्धि को ही जाएंगी। उसके बाद जो विमान प्रौद्योगिकी है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, विमान प्रौद्योगिकी महर्षि भारद्वाज कृत बृहत विमान शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। हम उस प्रकार के विमान बनाए जो बिना किसी आवाज के साइलेंटली चलते हैं, कोई धुआं नहीं छोड़ते थे, कोई प्रदूषण नहीं करते थे। ऐसे अनेकों विमान बनते थे उस विमान शास्त्र के आधार पे। आजकल जैसे विमान, इस तरह के विमान नहीं बनते थे। तो उस सुपीरियर टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप करें, जो उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियां हैं उनको हम विकसित करें, सामने लाएं और अच्छे अच्छे उपकरण बनाएं। इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र विद्या व निर्माण, उनकी प्रौद्योगिकी भी हम विकसित करें। ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाएं जिससे कि वातावरण प्रदूषित ना हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो। वैदिक भौतिकी, वैदिक रसायन शास्त्र पर आधारित हम प्रौद्योगिकियां या टेक्नोलॉजीज बनाएं, ये आवश्यक है। एक और उदाहरण देता हूं, महर्षि कनाद रचित परमाणु ऊर्जा विज्ञान शास्त्र, वो संपूर्ण परमाणु ऊर्जा विज्ञान शास्त्र उन्होंने विकसित किया था लगभग 3000 वर्ष पूर्व या 3500 वर्ष पूर्व। आजकल की एटॉमिक साइंस, न्यूक्लियर साइंस उसके सामने एक शिशु के समान है। हम पुराने ग्रंथों को खोलकर पढ़ के हम उसको आज भी उस संपूर्ण विज्ञान को हम सामने ला सकते हैं और संसार को लाभान्वित कर सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक प्राचीन कृषि पद्धति को लाएं, प्राचीन भारतीय जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली को भी लाएं। तो आजकल वाटर कंजर्वेशन को लेके, वाटर मैनेजमेंट की जो सिस्टम्स हैं इतने फॉल्टी, इतने डिफेक्टिव हैं, इतने त्रुटिपूर्ण हैं कि जल की कमी कहीं कहीं एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है विश्व के अनेक देशों में, अनेक स्थानों में। बंधुओं, इतना कह के मैं उपसंहार पे आता हूं। समय पूरा होने वाला है और उपसंहार के रूप में मैं 3-4 मोटी मोटी बातें कह के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अरे बंधुओं, सब ज्ञान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं उन पर आधारित व्यवस्था व प्रणाली वेद सम्मत, आर्ष ग्रंथ सम्मत हों, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ संपूर्ण रचनाएं हैं, तो उनसे भी हम शिक्षा ग्रहण करें, उनको पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों का। ये परम आवश्यक है। आधुनिकता, नवीनीकरण, परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हमेशा बुरा होता है। आधुनिकता भी कुछ अच्छी बातें लिए हुए है, लेकिन इनमें बुराई तो नहीं है यदि हम सनातन विचारधारा, विज्ञान और सिद्धांतों से जुड़े रहें। यदि हमने सनातन विचारधारा, विज्ञान और सिद्धांतों को दूर कर दिया तो हम आधुनिकता की कमियां जान नहीं पाएंगे, बुराइयां जान नहीं पाएंगे, दुष्परिणाम जान नहीं पाएंगे और संभवतः अच्छाइयां भी ठीक तरह से जान नहीं पाएंगे, उनसे भी हम अनभिज्ञ रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सनातन अथवा वैदिक विचारधारा, विज्ञान और सिद्धांतों से हम निरंतर जुड़े रहें। अरे बंधु, दूसरे शब्दों में अपने जन्मदाता, पालनकर्ता, सर्वज्ञ परमात्मा से हम जुड़े रहें। नास्तिकता ना आने दें, क्योंकि नास्तिकता अज्ञान व भ्रम से आती है। और फिर हम, सबसे बड़ी बात,
और आखिरी बात, जीवन सुख, शांति, बहुमुखी विकास, उन्नति व मोक्ष अर्थात परमानंद के लिए है। मैं इस बात को दोहराता हूं कि मानव जीवन सुख, शांति, समृद्धि, बहुमुखी विकास, इसको कहते हैं मल्टीफेस्टेड डेवलपमेंट, और सर्वांगीण उन्नति व मोक्ष अथवा परमानंद के लिए है। जीवन को हमेशा सर्वदा इसी भाव से हम जिए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इतना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय अतुल सहगल जी के लिए। आपने विषय को बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूटिव किया है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, पहले आपने आधुनिकता का पक्ष रखा है और उसमें बड़ी चर्चाएं की है। हम आधुनिकता आज किसे मानते हैं कि जो नवीन परिपाटी, नवीन जीवन शैली, नवीन विचारधारा, इन्हीं को हम आधुनिकता मानते हैं। वामपंथी की जो प्रबलता है, वोकेशनलिज्म की जो वृद्धि है, प्रकृति का दोहन है, तो इस तरह आपने आधुनिकता का बढ़िया पक्ष रखा है। फिर आधुनिकता से होने वाली समस्याओं पे आपने चर्चा की है कि भोजन, पेय पदार्थ, आवास, शयन और हमारी दिनचर्या किस तरह प्रभावित हो रही है आधुनिकता से। फिर आपने आधुनिकता और वेद को समन्वय की कसौटी पर कसने की कोशिश की है। तो जो लोग समझते होंगे आज किसी वेद मंत्र की चर्चा नहीं हुई है, निश्चित रूप से यहाँ यजुर्वेद के जो 12वां मंत्र है संभूति और विनाश, इसकी चर्चा दिखाई पड़ती है। क्योंकि वेद आधुनिकता भी मानता है और साथ में प्राचीनता को भी मानता है। वो कहता है कि दोनों ज्ञान होना चाहिए, और वही आधुनिकता जब ईश्वर सापेक्ष हो जाती है, यानी ईश्वर की ओर मुड़ जाती है, तो जिस तरह बीए कोर्स करने वाला निश्चित रूप से जो प्रिलिमिनरी जो स्टेजेस होते हैं, मैथ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे होके गुजरता है, तो उसी तरह जो ईश्वर की ओर मुड़ जाता है वो निश्चित रूप से जो सदाचार है, जो आपकी नैतिकता है, जो शांति, संतोष, सौहार्द है, वातावरण संरक्षण आदि है, तो उनसे धीरे धीरे जुड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो इस तरह आपने आधुनिकता और वेद का सम्मिश्रण बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ में आपने एक पक्ष रखा है कि व्यापक रूप से हमें किन किन पे ध्यान देना चाहिए, कि वेद जिस भाषा में लिखित है उस भाषा की भी हमें उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजनीति में अभी बदलाव की आवश्यकता है। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का भी प्रवेश होना चाहिए। निश्चित रूप से ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण आदि की जो प्रौद्योगिकी हमारे प्राचीन भारत में थी, तो उसके साथ आधुनिकता का सम्मिश्रण करके सर्वांगीण विकास को ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। दो महत्वपूर्ण बातें आपके व्याख्यान से उभर के आई हैं कि आधुनिकता की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन वो वास्तविक विकास नहीं है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास होना चाहिए। जब मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो जाए आर्थिक विकास के साथ, तब जाकर के वास्तविक आधुनिकता और वेद, ये दोनों तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। निश्चित रूप से ईशोपनिषद का जो 12वां मंत्र आपने आज स्पष्ट कर दिया है। जो लोग उपस्थित थे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और आज हमें ऊपर से चर्चाएं सुनते हुए भी वेद मंत्र के जो गंभीर विश्लेषण है उसको सुनने को अवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जीक्यूशन इतना बढ़िया था, इसके लिए पुनश्च मेरी ओर से, संस्थान की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से धन्यवाद है। सत्र का समय हो चुका है। शांति पाठ। औपचारिक सत्र समाप्ति के बाद प्रश्नोत्तर सत्र है। आज संभवतः